नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम अध्ययन पर। जैसा कि अभी हम संपूर्ण भारतीय इतिहास कंप्लीट कोर्स ऑन इंडियन हिस्ट्री, इस पर हमारी श्रृंखला चल रही है जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास अभी वर्तमान में चल रहा है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। उसकी शुरुआत करेंगे, कुछ उसके जो स्थल हैं उसको भी कवर कर लेंगे थोड़ा बहुत। जैसा कि आज हम आदि ऐतिहासिक काल के बारे में देखते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। आज जैसा कि अपन ने स्टार्टिंग पढ़ा था ना, इसके 3 पोर्शन होते हैं ना इतिहास को, मतलब ऐसे पढ़ने की दृष्टिकोण से अपने इतिहासकारों ने वह बांटा था। प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, समझ लेना आप। प्राग और ऐतिहासिक काल। अब इसकी डेफिनेशन होती है छोटी सी, ये क्या होते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके कोई भी लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, केवल उनको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर उनका अध्ययन किया गया है। और आद्य ऐतिहासिक, उसमें पाषाण काल वगैरह आते हैं, जैसे प्रापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसके लिखित साक्ष्य तो मौजूद हैं, लेकिन जिस लिपि में लिखे गए उसको पढ़ा नहीं गया है। तो इसके बारे में जानकारी भी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मिली है। जैसा कि व्यापार, वहाँ का जो खेती थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वहाँ के मिट्टी के बर्तन वगैरह, वहाँ पर कौन सी धातु यूज करती थी, वहाँ पे सड़कें वगैरह, वहाँ के अन्नागार वगैरह, विशाल स्नानागार वगैरह, वहाँ के किस टाइप से लोगों को दफनाते थे, क्या करते थे, कहाँ पे जाते थे। तो ऐसे साक्ष्यों को इकट्ठा करते हुए उसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे कि व्यापार के बारे में देखा जाता है तो लोथल करके, यहाँ पर लोथल लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने लोथल एक साइट है, सभ्यता स्थल है इस सभ्यता का। तो यहाँ से फारस की मोहर मिली है, तो इससे प्रतीत होता है, और यहाँ पे एक बंदरगाह भी है, तो इससे प्रतीत होता है कि लोथल और जो फारस है उसके बीच में व्यापार चलता होगा। क्योंकि जो सिस्टम नहीं होता है कि मतलब भाई कुछ चीज़ उनको दे दो, अपन ले लो। ऐसे ग्रामीण जीवन अपन देखते हैं, गाँव में देखते हैं कि भाई 1 किलो यदि वो अपन अनाज लेके आते हैं, गेहूँ, बाजरा, सरसों कुछ लेके आते हैं, तो वो अपन को उसके हिसाब से, उस रेट के हिसाब से अपन को जो दुकान से लेना चाहते हैं, जैसे कि आलू ले लिया, कोई सामान ले लिया, जैसे कि XYZ होगी, तो वो दे देता है। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पढ़ रहे हैं, जैसे कि इसमें और ऐतिहासिक तो वही एक भाई इसके लिखित साक्ष्य मौजूद आसानी से पढ़ा गया है। जैसे कि अपन सारे देख लेंगे, वेद वगैरह अपने जितने सारे मौर्य काल, गुप्त काल, जितने सारे दक्षिण भारत के चालुक्य, चोल वगैरह, अपने दिल्ली सल्तनत और क्या बोलते हैं मुगल काल, इनके सब के लिखित साक्ष्य मौजूद हैं। तो आराम से इसका अध्ययन करते हैं अपन, ये ऐतिहासिक काल में आता है। तो यहाँ से इसके देख लेते हैं, कई प्रकार की खेतों में साक्ष्य मौजूद है, जैसे मटर का भी मिला है, तिल का मिला है, खजूर, रुई, कपास। सबसे पहले कपास की खोज यहीं पे, मतलब कपास के साक्ष्य यहीं पे मिले हैं सिंधु सभ्यता में। एक कोटदीजी करके स्थल है, ये परफेक्ट हड़प्पा सभ्यता होती है 2000 ईसा पूर्व में, इसको बोलते हैं कि परफेक्ट है। यहाँ पे इसी दौरान ना बहुत बड़े बड़े केंद्र भी स्थापित हो चुके हैं, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया। ये कोटदीजी है ना, ये इसको ऐसा प्रतीक भी होता है, कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं कि यहाँ पर जो पाषाण काल था उसका अंत भी यहीं पे माना जाता है, कुछ छोटा मोटा। तो यहाँ से मतलब इसका अंत और इसकी परफेक्ट रूप से शुरुआत इसकी सिंधु सभ्यता थी, कोटदीजी में। इसके बारे में विस्तार देख लेते हैं, विस्तार में क्या है। जैसा कि जो विस्तार है इसका भारत और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में फैला हुआ है। ये वाला पोर्शन है जो भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में फैला हुआ है। इसकी जो जानकारी थी सर्वप्रथम किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने इसके बारे में जानकारी दी थी। ऐसे अपन बचपन में कहानी सुनते हैं ना कि यार वहाँ पे एक जगह थी पाकिस्तान में, मोंटागोमरी नाम की जगह। वैसे पहली जगह तो कुछ नहीं थी, मतलब जो भी हो थी। तो जैसे अंग्रेज़ थे, अपने सामान को लेकर के ब्रिटेन ले आते थे, इंग्लैंड ले आते थे, तो इनको ले जाने में वहाँ पे जो बंदरगाह था वहाँ तक ले जाने दिक्कत आती थी। उनको रेल
उसका ट्रैक बिछा रहे थे। तो उसी दौरान रेल का जब ट्रैक बिछा रहे थे, लोग खुदाई कर रहे थे उसकी, तो उसमें ईंटें, बहुत बड़ी बड़ी ईंटें निकल रही थी। तो लोग उनको ले लिया गया, बढ़िया मस्त गल ले आ रहे थे उनको। तो उसकी निगाह थोड़ी सी पड़ी थी, जो चार्ल्स मेसन था ना, इन्होंने इनकी थोड़ा सा कुछ पोर्शन निकाल के ना इनको दे दिया था कनिंगम को, मुहर निकाल के कनिंगम को दे दिया वहाँ से निकाल करके। तो उन्होंने थोड़ा सा इस पर और ध्यान दिया, उनका सर्वेक्षण करवाया था। तो इन्होंने देखा तो यार यहाँ तो कुछ है, मतलब कोई लोग रहते होंगे, कोई सभ्यता रहती होंगी, ऐसी कहानी थी मतलब। फिर 1904 के समथिंग लॉर्ड कर्जन वायसराय थे जिन्होंने कि अलग से पुरातत्व विभाग की स्थापना कर दी। जैसा कि मैंने देख देते हैं अभी वर्तमान में, अभी जो सरकार रहते हैं कैबिनेट बना देते हैं अलग अलग से, कि भाई पर्यावरण विभाग अलग से हो जाता है, जल विभाग अलग से हो जाता है ना, HRD अलग से हो जाता है। इसी तरह से पुरातत्व विभाग बना दिया था लॉर्ड कर्जन ने, और उसका जो हेड था यानी महानिदेशक सन जॉन मार्शल को बना दिया था। इन्होंने आदेश दिया था किसको, दयाराम साहनी को। इन्हीं के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई शुरू की थी। तो उन्होंने इनको एक जगह मिली थी, उसका नाम हड़प्पा दे दिया था, हड़प्पा नाम की खोज मिली। तो इसकी हड़प्पा की खोज हो गई थी। और ऐसे धीरे धीरे 1922 में अपने आगे आते हैं मोहनजोदड़ो की क्या बोल राखलदास बनर्जी खोज करते, बहुत सारी साइट आती, कालीगंगा वगैरह, चौथल है ना, रोपड़ वगैरह, रंगपुर सब आते हैं। ऐसा 1990 तक ऑलमोस्ट बहुत अच्छी खासी खुदाई हो जाती है। तो धौलावीरा पर खुदाई बंद कर दी जाती है, परंतु 2013 में तभी चलती रही खुदाई। तो लास्ट में जो अभी वर्तमान में मिला है 2013 में खीरसारा कच्छ नगर में मिला हुआ है। इसका कुछ ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि निम्नलिखित में से बनने एग्जाम में, कि कौन सा जो स्थल है, हड़प्पा को किन किन नामों से जाना जाता है। हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है, प्रथम नगरी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों, हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कह रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्यों है, अभी देखा था कि दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी ने जो खोज की थी किसकी, सबसे प्रथम नगर खोजा था, सबसे पहला नगर एक खोजा था दयाराम साहनी ने। कौन सा? हड़प्पा को, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कह रहे हैं। अपन बोलते हैं कि वैसे कोई गांव है, गांव में जो सबसे पहले आके बस जाता है वहाँ पर उस गांव को बसा लेते हैं, जैसे कि हरिवान है ना, समावल, जो गांव को बसाने वाला होता है फिर उसके नाम से गांव का नाम पड़ जाता है। तो उसी टाइप से जो राखलदास बनर्जी थे उन्होंने हड़प्पा नाम के स्थल को सबसे पहले खोजा था, इसलिए पूरी सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता रख दिया था। सिंधु सभ्यता क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस कोई भी सभ्यता हो, जैसे नगर होते हैं तो गंगा के किनारे बहुत सारे नगर बस जाते हैं ना, ऐसे घनी आबादी इसी के किनारे बनती है, क्योंकि वहाँ पर पानी पीने का, सिंचाई के लिए लोगों को आवासीय स्थल, मतलब ये सारी चीज़ फैसिलिटी वहाँ पे बहुत अच्छा हो जाता है, उद्योग वगैरह सब पनपने लगते हैं, क्योंकि पानी सबसे बेसिक चीज़ पानी की जरूरत होती है, पानी रहता है तो सब चीज़ें अवेलेबल होती है। तो सिंधु नदी और सरस्वती नदी जिसको घग्गर नदी बोलते हैं, उसके किनारे मोस्टली स्थल पाए गए थे, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता या फिर घग्गर सभ्यता भी बोलते हैं। अब प्रथम नगरी सभ्यता, भाई उस टाइम पे बहुत सारी सभ्यता चल रही थी, उस दौरान कई प्रकार की सभ्यता चल रही थी, जैसा कि अपन देख सकते हैं बहुत सारी सभ्यता चल रही थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता बोल सकते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, रोम की सभ्यता, फारस की सभ्यता, पीली सभ्यता, स्पार्टा सभ्यता, कई सभ्यता चल रही थी। तो उस दौरान केवल यही ऐसी सभ्यता थी जो कि नगरी सभ्यता थी। भाई यहाँ पर लोग एक प्रॉपर तरीक़ा से इन्होंने सड़क बना के रखा था, पानी की व्यवस्था बना के रखा था, जो नालियाँ बना के रखी थी भाई कि कीचड़ का चलना हो, जो पानी प्रॉपर छोटे नाले जाए बड़े नाले मिल जाए, इस टाइप से, तो बोल सकते हैं कि नगरी सभ्यता थी। ठीक है। एक फिर कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? कांस्य, उस टाइम पे लोग कांसा का उपयोग करते थे, कांसा की धातु होती है, जैसा कि जानते हैं कि तांबा होता है, और तांबा और क्या बोलते हैं टिन से मिलकर बनी होती है धातु, तांबा और टिन से ना, तांबा टिन से मिलकर बनी होती है धातु, इसको कांसा कहते हैं। तो इसी से लोग ज़्यादा तरीक़े से मतलब गहने वगैरह पहनते होंगे या फिर यूज़ करते होंगे हथियार वगैरह में, तो इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। इसका जो विस्तार है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में आ जाता है। इसका अप्रॉक्सीमेटेड डाटा तो 13 लाख जो वर्ग किलोमीटर है ना उसमें फैला हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट डाटा देखा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई है। इसके कुछ ऐसे स्थल देख रहे हैं, हुंडीगाग, मेहरगढ़, बालाकोट, हड़प्पा, रोपड़, राखीगढ़ी, ये सभी जो स्थल आ जाते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट स्थल हो जाते हैं। आगे देखते हैं, ऐसे हड़प्पा को पढ़ लेते हैं, हड़प्पा के बारे में क्या है।
हड़प्पा 5 वर्ग किलोमीटर में, क्वेश्चन आया था भाई हड़प्पा का कितनों किलोमीटर में दायरा आएगा इसका, 5 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी खुदाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 1921 में दयाराम साहनी ने, जैसा कि बताया था इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में, दयाराम साहनी ने जो अपने क्या बोलते हैं कनिंघम ने, उन्होंने इसको दयाराम साहनी ने खोज की थी ना इसकी। जॉन मार्सन ने इसको इनको निर्देश दिया था भाई, इनके नेतृत्व में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। इसकी स्थिति देखा जाए तो स्थिति भाई रावी नदी है, ये कोई नहीं कोई सभ्यता नदी के किनारे बसी हुई है। ये रावी नदी जैसा कि रावी नदी किसकी है, सहायक नदी है, सिंधु नदी की सहायक नदी है। मुख्य नदी जैसे कोई मुखिया होता है उसी का नाम जाना जाता है ना। तो रावी नदी के किनारे बाएं तट पर एक पाकिस्तान, अभी जो पाकिस्तान है उसका वर्तमान पंजाब प्रांत है, वहाँ का मोंटागोमी जिला में आएगा अभी वर्तमान स्थिति। इसको आधुनिक में मतलब अभी मोंटागोमी जिला है ना, उसको साइबर कहते हैं ना। एक पिगमेंट नाम का एक इतिहासकार होते हैं, पुरातत्व होते हैं, उन्होंने जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य था उनका, तो उनकी जुड़वा राजधानी बोला था इनको, सिंधु सभ्यता की जुड़वा। जैसे कि सिकंदराबाद हैदराबाद है ना, जो कि इसको जुड़वा राजधानी बोलते हैं, जुड़वा शहर बोलते हैं, है ना। तो इसी टाइप से यहाँ पे एक्चुअली 2 टाइप के वो होते थे, जगह होती थी रहने के लिए लोगों को। एक उसको पूर्वी टीला या पश्चिमी टीला बोलते हैं। इस पर जो पश्चिम होते हैं ध्रुव होते हैं, यानी एक ऐसे ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला पोर्शन, एक थोड़ा नीचे रहते थे यहाँ पर लोग। तो ऊपर में जो शासक वगैरह नेता वगैरह लोग रहते हैं जो कि संभालते होंगे वो रहते हैं, वो नीचे जो आम जनता रहती थी यहाँ पर, उसको नगर टीला बोलते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि सीधा क्वेश्चन मानता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु कहाँ से प्राप्त हुई है। जैसे कि कुमार का चाक हो गया, अन्नागार हो गया, है ना। अन्नागार मतलब अन्न रखने की जगह होती है ना, जो कि ऐसे बाजरा गेहूँ वगैरह, जिसका आज भी जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI है ना, वो जगह रखने के लिए स्टोर कर लेती है ना। ऐसे श्रमिक आवास, श्रमिक जो मजदूर वगैरह रहते हैं उनको रहने के लिए। मातृ देवी की मूर्ति से प्रतीत होता है कि जो समाज था यहाँ पे मातृ सत्तात्मकता, यहाँ का समाज जो सिंधु सभ्यता की मातृ सत्तात्मक मातृ सत्ता, यानी यहाँ पे जो लेडीज़ है ना औरतों की ज़्यादा चलती है। जैसे आज के टाइम पर पितृ सत्तात्मक, आगे जब पढ़ेंगे ना अपन, जैसे दलित सत्ता वो पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी, ठीक है। तो ये मातृ सत्तात्मक। लकड़ी की ओखली अपन जानते हैं कि ऐसी जगह होती है ना, जिसमें कुछ डाल देते हैं, मान लो गेहूँ वगैरह डाला है या सरसों डाला है, कुछ भी डाला है, जौ वगैरह डाला है, उसको मूसल करके होता है इसमें, है ना। तो उससे इसको कुटाई करते हैं इसमें जैसे हाथ से पकड़ करके डंडा टाइप का, उसमें हाथ से पकड़ के इसमें मारते हैं तो जो होता है मतलब इसका कचरा होता है या फिर इसका थोड़ा सा ऊपर का जो कवर होता है मतलब ना बकला, वो हट जाता है ना। तो लकड़ी की ओखली का प्रयोग करते हैं वो लोग, है ना। ताबूत का प्रयोग करते हैं, कब्रस्तान लोगों को दफना के नहीं इसका प्रयोग करते हैं। हाथी का कपाल, यानी हाथी के साथ क्यों ले जाते हैं। स्वास्थ्य चिन्ह अपन जानते हैं कि बहुत एक धार्मिक चिन्ह होता है ना, ये धार्मिक चिन्ह स्टाइल से शादी वगैरह बनाते हैं ना अपन, इसका प्रयोग है। चांदी का प्रयोग करते थे लोग, यानी क्वेश्चन ऐसे इनको प्रॉपर याद रखना है। कुमार का चाक, अन्नागार, श्रमिक आवास, मातृदेवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, कब्रस्तान, हाथी का कपाल, स्वास्थ्य चिन्ह और चांदी का प्रयोग, ये सब मिले हुए हैं यहाँ से। दूसरा आता है मोहनजोदड़ो, ये 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसको मृतकों का टीला या फिर मृतकों का टीला कहते हैं। क्यों कह रहे हैं भाई साहब, देखो ऐसे बहुत सारे एक बार ऐसे बना हुआ है, स्थल बना हुआ यहाँ पर बार आए थे, यहाँ के सारे लोग मर गए थे, फिर दोबारा से फिर यहाँ पर लोग सरीकड़ कर चलता ही लोग ना रहने के लिए आते हैं, क्योंकि अच्छी जगह होती है। दिल्ली वगैरह है भाई, कितना भी बिगड़ जाए कर जाए, कितनी बार दिल्ली पर आक्रमण हुआ है, कितना बार वहाँ का शासन बदला है। ऐसे कई देखते हैं अपन, मुगल काल आते हैं, उससे पहले क्या बोलते हैं दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में कई आते हैं, कई लोग आते हैं। तो इसी टाइप से यहाँ होगा, पहले लोग आए होंगे, बाढ़ वगैरह या कोई कारण होगा, मर गए होंगे सारे लोग, फिर दोबारा से फिर बसाता, फिर ऐसे 7 बार ये नगर बसाया है। तो देखते हैं अपन ऐसे धूल लेते हैं, धूल को ऐसे इकट्ठा करते जाते हैं तो बहुत टीला सा बन जाता है। इसलिए ये टीला सा बन गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं मृतकों का टीला। यहाँ पर लोग मरे हुए लोगों को तो मृतकों को टीला बोलने लगे इसको। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी और इसकी स्थिति पाकिस्तान के सिंध प्रांत है ना, उसके लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। ये भाई इस सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन आया था भाई सिंधु सभ्यता का नहीं है, कौन सा सबसे बड़ा शहर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। और सबसे पहला शहर कौन सा जिसकी खुदाई की थी, हड़प्पा शहर है।
हड़प्पा आएगा। यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें मिली हैं जिसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि पुरोहित आवास मिला है, घर में कुएँ मिले हैं भाई पानी की फैसिलिटी पीने करने के लिए, स्नानागार लोगों को नहाने के लिए, अन्नागार लोगों अनाज को रखने के लिए, सूती बस्ते मिले हैं, यानी कपास तो खोज हो चुकी है ना, कपास से भाई सूती वस्त्र बनाने लगे थे। स्वास्थ्य केंद्र यहाँ भी और मिले हैं। सड़कें चौड़ी, सड़क की चौड़ाई जो थी ना वो 13 फुट से ऑलमोस्ट 33 फुट तक सड़कें यहाँ की चौड़ी मिलती हैं, मतलब सोच सकते हैं कितनी बढ़िया सड़कें होंगी यहाँ की, ठीक है। और क्या बोलते हैं पशुपतिनाथ सभागार, सभा करते हैं लोग इकट्ठा बैठते हैं। कांस्य की निकृति को कांस्य की सभ्यता इसलिए बोल रहे कि भाई यहाँ पे कांसे का बहुत प्रयोग किया गया है। कांसे की नृत्य की मिली है, नचने वाले जो ऐसे की मूर्ति मिली है। तांबे का ढेर मिला है, तांबा से कांसा बन रहा है। दाढ़ी वाला एक पुरोहित होता है, ऐसा मिलता है। यहाँ पे जो अन्नागार है इस सबसे बड़ा भवन होता है इस सभ्यता का, है ना। ऐसे क्वेश्चन आता है भाई मोहनजोदड़ो या हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा भवन किस चीज़ का है। क्वेश्चन आया अन्नागार का, स्नानागार का, सभागार का, पुरोहित आवास का, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, अन्नागार का। और सबसे ना मोहरें मिली हैं, स्वास्थ्य मोहर मिली हैं, तो स्वास्थ्य मोहर तो हड़प्पा सभ्यता में थी, यहाँ भी मिली हुई हैं, और जिनका निर्माण सिलखड़ी से हुआ है। एक यहाँ पे क्वेश्चन है विशाल स्नानागार, यानी विशाल का मतलब भाई बहुत बड़ा हुआ है, बहुत बड़ा, वाकई में बहुत बड़ा है। कैसे, क्योंकि 11.88 मीटर, 11.88 मीटर तो लंबा है, 11.88 मीटर लंबा हो गया। और क्या बोलते हैं 7.01 मीटर, 7.01 मीटर ये चौड़ा हो जाता है, विड्थ होती है इसकी जो डीप होता है ना ये 2.43 मीटर, तो इसके डीप होता है, मतलब गहराई होती है इसकी। तो बोल सकते हैं भाई ये जैसे कि लंबा हो गया इतना, ये चौड़ा हो गया, और यहाँ पे इसकी गहराई हो जाएगी ना इसकी, ये नीचे भी तो होगा, नीचे की तरफ। तो क्या होता है, आज यहीं तक करते हैं। थैंक यू।